नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि नाड़ी परीक्षण भी उतना ही पुराना है जितना आयुर्वेद है? और ये तो हम बहुत कम लोग जानते हैं कि नाड़ी परीक्षण एक ऐसा सटीक माध्यम है जिसके माध्यम से, यानी जिसके द्वारा जो कुशल नाड़ी विशेषज्ञ है वो बीमारियों का पता लगा सकता है। यानी कि आज की तारीख में नवीनतम अनुसंधान के इस युग में जांच पड़ताल के बहुत सारे तरीके हैं, डायग्नोसिस के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये जो प्राचीनतम तरीका है ये आज भी कारगर है। और आज भी विशेषज्ञ नाड़ी परीक्षण से न केवल रोगों की जांच करते हैं अपितु उपचार भी उसी हिसाब से रिकमेंड करते हैं। तो आइए आज जानने का प्रयास करें इस पुरानी पद्धति में जो एक तरीका है नाड़ी परीक्षण डायग्नोसिस का, उसके बारे में। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा। डॉक्टर प्रवीण, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। डॉक्टर प्रवीण आयुर्वेदाचार्य तो ही हैं, आयुर्वेदिक फिजिशियन तो है ही हैं, वर्तमान में जिला आयुष अधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं, सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ नाड़ी विज्ञान, नाड़ी परीक्षण में भी महारत हासिल है। इसलिए आज का टॉपिक, आज के विषय पर जानना बहुत ज़रूरी है और हमारे एक्सपर्ट के माध्यम से सीधे उनके पास चलते हैं। डॉक्टर प्रवीण, ये नाड़ी परीक्षण वास्तव में है क्या? ये हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि लोगों को जानकारी आज की तारीख में, नई जनरेशन को इस बारे में कम है। ये वास्तव में है क्या? जी, बिल्कुल सरल शब्दों में अगर कहें तो नाड़ी परीक्षण यानी नाड़ी यानी नब्ज़, जो हमारे कलाई में, हम सभी जानते हैं कि हम कलाई में एक धमनी होती है जिस पर हम अंगुली रखकर पता लगाते हैं जीवन का। एक लेमैन, एक आम व्यक्ति, वो भी ये जानता है कि अगर हमारी नाड़ी चल रही है तो मैं जिंदा हूं, तो हम जी, तो हमारे में जीवन है जी। तो ऐसे ही नाड़ी परीक्षण यानी नाड़ी देखकर परीक्षण करना। अब आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम कहें तो किस चीज़ का परीक्षण करना नाड़ी से, तो आयुर्वेद में जो एक मूलभूत सिद्धांत है त्रिदोष सिद्धांत, जी, वो 3 दोषों पर हमारा जीवन निर्भर है, उनकी गति पर, उनकी कार्यशैली पर निर्भर करता है। जी, वात, पित्त और कफ। जी, जब ये 3 दोष संतुलित अवस्था में हमारे शरीर में काम कर रहे होते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, जी, अपने जीवन को एंजॉय करते हैं। जी, लेकिन जब इन तीनों दोषों में कहीं ना कहीं कोई उतार चढ़ाव हो जाता है, इनके काम में, इनकी गति में, इनके कार्यक्षमता में कहीं कुछ प्रभाव पड़ जाता है, तो हम रोग की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जी। तो नाड़ी क्या करती है? नाड़ी हमें शरीर में इन दोषों की स्थिति के बारे में बताती है कि कौन सा दोष कितना असंतुलित है, किस प्रकार का असंतुलन है, जिससे कि एक आयुर्वेद का जो चिकित्सक है, जो एक नाड़ी परीक्षक है, नाड़ी विशेषज्ञ है, वो जब ये जानता है कि अगर वात विगुण हुआ है, वात बढ़ा है, किस तरीके का उसमें विकार आया है, तो उसके विकार के अनुसार वो चिकित्सा की व्यवस्था करे और रोगी को पुनः स्वास्थ्य की स्थिति में वापस लाए। डॉक्टर प्रवीण, मुझे लगता है आपने इतने सरल शब्दों में इतनी सटीक तरह से परिभाषित किया नाड़ी परीक्षण को। आपने कहा कि आयुर्वेद में 3 चीज़ें हैं, वात, पित्त, कफ, जो अगर कुपित हो जाए तो आदमी बीमार पड़ेगा, और उतार चढ़ाव किसी तरह से तीनों में, क्योंकि अगर संतुलन खराब हो जाए तो आदमी बीमार पड़ेगा। और इन्हीं तीनों दोषों को मापने का, जांचने का सही तरीका है नाड़ी परीक्षण। यानी उस नाड़ी परीक्षण से आप जो कुशल नाड़ी परीक्षक हैं वो इन तीनों दोषों से, में तीनों दोषों में क्या उतार चढ़ाव है या किस दोष से आदमी बीमार है उसका पता लगाते हैं। और एक बहुत बढ़िया कला है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे।
लेकिन डॉक्टर साहब, इससे पहले मेरे जहन में सवाल ये आज के हमारे दर्शकों के लिए वो ये कि ये नाड़ी परीक्षण का वर्णन जो है कब से है? आयुर्वेद से संभव, तो जब से आयुर्वेद है तब से ही है। कितना पुरातन है और फिर कैसे इसका प्रयोग हुआ करता था, किस लिए हुआ करता था? जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जीवन जी। आयुर्वेद तो कुछ 4-5 हजार साल पुरानी एक चिकित्सा विधा है, पद्धति है। लेकिन जितना पुरातन, जब से हमारा जीवन शुरू हुआ इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर, तब से कहीं ना कहीं मनुष्य ने इस चीज़ को जानने का प्रयास किया कि क्या ये व्यक्ति जीवित है जी या नहीं है। जी। और अगर जीवित व्यक्ति है, कहीं रोगी हो गया कोई, जी। तो उसका क्या लक्षण है, लक्षण कैसे है, पता लगाएं बिल्कुल, कि वो जीवित है। जी तो जब कोई ऐसी टेक्निक्स नहीं थी, बहुत पहले जी वेदों में भी लिखा हुआ है, जी धमनम तो जीव साक्षिणी, यानी नाड़ी के बारे में ऋग्वेद में आया है कि धमनम, अगर उसमें धमन यानी उसमें धड़कन हो रही है तो जीव साक्षिणी है, वो जीवन के बारे में बताती है कि जीवन अभी शेष है, जीवन चल रहा है। और अगर नाड़ी में धमनम शेष नहीं है, अगर धड़कन नहीं हो रही है, तो समझ लो जीवन नहीं है। तो ये तो वेदों में उस समय आया। उसके बाद आयुर्वेद के अलग अलग ग्रंथों में, चरक संहिता में, अलग अलग स्थानों में इसके नाड़ी और परीक्षा, अलग अलग स्थानों में इसका वर्णन आया है। सूत्र स्थान में आया है, विमान स्थान में आया है जी। लेकिन उसके बाद के जो ग्रंथ हैं जी। जैसे भाव प्रकाश है, कुछ श्लोक भाव प्रकाश में मिलते हैं, कुछ शारंगधर संहिता में 6 श्लोक उपलब्ध हैं, जो 13वीं सदी के आसपास का एक ग्रंथ है। उसके बाद योग रत्नाकर में थोड़ा विस्तार से वर्णन मिलता है, तकरीबन 50-52 श्लोक उसमें हैं। तो इसमें धीरे धीरे ये जो विधा है ये बढ़ती गई और उसका लोगों ने, जो आयुर्वेद के जो उस वक्त गुरु शिष्य परंपरा थी, उसमें उसका उनको ज्ञान दिया जाता था। बहुत अगर मैं इसको कहूँ कि भाई इसके बारे में बहुत बड़े ग्रंथ उपलब्ध हैं, वो 16वीं शताब्दी के 17वीं शताब्दी के ग्रंथ हैं। वसवराजीयम है, रावण की है, कणाद की है, जो नाड़ी विज्ञान से संबंधित जो कुछ पुस्तकें हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा हमारे सभी दर्शकों को कि यह है प्योरली एक एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपीरियंशियल साइंस है जी। ये एक अनुभूति का विषय है, अनुभव करने का विज्ञान है जी। ये ऐसा विषय नहीं है कि जिसको हम किसी पीपीटी के माध्यम से, किसी ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ा सकें। ये रोगी को देखकर, रोगी के नाड़ी पर जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक इसमें हम आगे नहीं बढ़ तब तक आप पारंगत नहीं हो सकते इसमें। आपने सही कहा डॉक्टर प्रवीण, आपने कहा कि बहुत पुरातन जो है ये एक विधा है, लेकिन और ये भी तय है कि ये वैज्ञानिक विधा है। अगर कुशल चिकित्सक जिसको पूरा ज्ञान है, प्रैक्टिस कर रहा है लंबे समय से, तो संभवतः वो इस कला के माध्यम से सटीक परीक्षण कर सकता है कि कौन सी बीमारी है और उसका उपचार इस तरह से किया जा सकता है। तो ये तो तय हो गया डॉक्टर साहब कि ये एक कुशल चिकित्सक ही कर सकता है, लेकिन ये वैज्ञानिक विधा है जी, ये तय है। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि फिर कब आप जो कुशल चिकित्सक है, नाड़ी परीक्षक है, कब, किस समय, कोई ऐसा कोई समय है जब, चूँकि आपके पास तो, चूँकि आप तो नाड़ी परीक्षक हैं, तो आपके पास तो कोई भी मेरे जैसा आ जाता होगा, चलिए जी मेरी नाड़ी देखी, लेकिन कोई तय समय सीमा या फिर किस समय किया जाना उचित है ताकि जो परीक्षण है वो सटीक हो? जी, नाड़ी परीक्षण करने का जो सही समय है वो सुबह खाली पेट है। जब रात को जो व्यक्ति है, चाहे वो स्वस्थ व्यक्ति है या कोई ऐसा है जो बीमार है, वो रात को सोया हो और सुबह उठकर और अपने जो मलमूत्र के वेगों को त्याग करके उसके बाद उसका नाड़ी परीक्षण किया जाए, तो वो सबसे सटीक समय ये है, बिना कुछ खाए पिए। जी। और अगर खाना खाया हो, हल्का आहार लिया हो, जी। तो उसके 3 से 4 घंटे बाद भी नाड़ी परीक्षण किया जा सकता है। जी।
तो नाड़ी परीक्षण का उचित समय वो सुबह खाली पेट है। जी। हाँ, ये ज़रूर है कि अब बतौर चिकित्सक आपके पास कभी भी पेशेंट आ जाएगा तो आप उसी हिसाब से उसका नाड़ी परीक्षण करते हैं, लेकिन सही और उचित समय है जिसमें आप परीक्षण जो है उस सटीक तरीके से कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या महिला और पुरुष का नाड़ी परीक्षण एक जैसा होता है या कोई भिन्नता आप देखते हैं? हाँ, भिन्नता, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा कि इसमें नाड़ी परीक्षण करते समय पुरुषों की जो है वो दाहिने हाथ की नाड़ी प्रधान मानी जाती है और महिलाओं की बाएं हाथ की। तो वैसे तो हम नाड़ी परीक्षण होने के नाते हम दोनों हाथ की नाड़ी की परीक्षा करते हैं, लेकिन जो सामान्य एक भाव है, प्राकृतिक तौर पर जो भाव है, वो पुरुषों में दाएं स्वर में दाईं ओर ज़्यादा अच्छे से प्रकट होते हैं और महिलाओं में बाईं ओर प्रकट होते हैं, क्योंकि नाड़ी और योग जो है वो बहुत आपस में इनका संबंध है। बिल्कुल, दोनों में कुछ न कुछ समानता है या दोनों में कोई तारतम्य है। चलिए डॉक्टर साहब, महिला पुरुष की भी आपने बात की, कब करना चाहिए भी आपने बताई, कब नहीं करना चाहिए उस पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल आपसे, आपने कहा कि दोषों पर आधारित है, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो त्रिदोष का बहुत कंसेप्ट है आयुर्वेद में। अगर तीनों दोषों में कोई भी कुपित हो जाए या बैलेंस खराब हो जाए तो संभवतः बीमारी होने की संभावना रहती। ये अगर त्रिदोष आधारित है तो नाड़ी परीक्षण से आप कैसे पता लगाते हैं? ये तो आप ही बता सकते हैं जी कैसे पता लगाते हैं, आम दर्शकों के लिए तो ये जानकारी, लेकिन थोड़ा सा जानकारी के लिए, ताकि लोगों को ये तो ज्ञात हो कि ये सच समुचित सही मायनों में जो है ये चिकित्सा का मापने का, जांच पड़ताल का एक तरीका है और वैज्ञानिक तरीका है। तो ये तीनों दोषों को आप कैसे पता लगाते हैं? मसलन मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं आपके पास आता हूँ, तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए जी क्या, तो वो आप कैसे पता लगाते हैं कि इन तीनों दोषों में कौन सा दोष कुपित है? जी, इसके लिए जो नाड़ी परीक्षण हम करते हैं वो, जैसे हमने अभी बात की कि पुरुष के दाएं हाथ की और महिला के बाएं हाथ की, वो तो इसमें हम 3 उंगलियों का इनका प्रयोग करते हैं जी। ये तर्जनी उंगली जी। ये वात, इससे हम वात की स्थिति देखते हैं जी। ये मध्यमा उंगली, इससे पित्त की स्थिति देखते हैं जी। और ये अनामिका, इससे हम कफ की स्थिति देखते हैं। जी। अब इनको रखना कैसे है कलाई पर, तो हम इसको ऐसे रखते हैं इस तरीके से। जी। जी। एक अंगुल छोड़कर जी। हम अंगूठे से एक अंगुल छोड़कर इन दोनों उंगलियों को हाथ की कलाई पर रखते हैं जी। और फिर उसमें किस तरीके का वहाँ पर स्पंदन है या हो रहा है, इंटेंसिटी है या वेग है, वो उसी हिसाब से। तो इसमें क्योंकि जो भी हम आहार विहार करते हैं, खाना खाते हैं और हमारे आसपास के वातावरण में रहते हैं, उसका प्रभाव हमारे शरीर के दोषों की स्थिति पर पड़ता है और वो दोषों की स्थिति वो कहाँ आगे कन्वे होती है, वो हृदय तक होती है, हार्ट में जाता है और हार्ट की एक रिस्पॉन्स आता है उसका जी। तो हृदय से उसका जो रिस्पॉन्स आता है उस हिसाब से हमारी नाड़ी फिर धड़कती है और उस हिसाब से हम इसमें पता लगाते हैं कि वात कुपित है, पित्त कुपित है, कफ कुपित है, किस तरीके की उसमें जो है विकार है और उसको ठीक करने के लिए हम पर योजना आगे बनाते हैं। डॉक्टर प्रवीण, आप ये प्रश्न संभवतः टेक्निकल क्वेश्चन था क्योंकि एक्सपर्ट ही बता सकता है, लेकिन मेरा दर्शकों तक ये संदेश पहुंचाने का आशय था कि एक कुशल जो नाड़ी परीक्षक है वो वैज्ञानिक तरीके से नाड़ी परीक्षण के बाद समुचित कि कौन सा तीनों इसमें से जो 3 आप दोष हैं उनमें से कौन सा कुपित है, कौन किस में डिस्टर्बेंस है, कौन ज़्यादा है कौन सा कम है। क्योंकि आयुर्वेद में त्रिदोष के साथ साथ आप जो है वो तीनों चीज़ें, खान पान रहन सहन, इन पे भी ज़्यादा जोर देते हैं, तो उससे आप पता लगा लेते हैं कि ये बीमारी जो है इस दोष से ग्रस्त होने के बाद है और उस दोष को शांत उसी तरह से उपचार के तौर पे किया जाता है। लेकिन दर्शकों से सीधा सीधा हमारा निवेदन कि ये परीक्षण जो है वो घर बैठे आप नहीं कर सकते। ये परीक्षण एक कुशल नाड़ी विशेषज्ञ ही कर सकता है और उसके लिए आप किसी भी नाड़ी परीक्षक के पास जाएं, अपना नाड़ी परीक्षण कराएं और तीनों दोषों में से कौन सा दोष कुपित है वो संभव तो आपको बताएगा। चलिए डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल, क्या कोई रोगग्रस्त व्यक्ति ही नाड़ी परीक्षण करवा सकता है या फिर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी?
नाड़ी परीक्षण करवा सकता है? जी, आपने एक बड़ा उपयोगी प्रश्न पूछा कि स्वस्थ व्यक्ति भी अगर नाड़ी परीक्षण करवाएगा तो उससे उसके शरीर के अंदर जो दोषों की स्थिति है उसका पता जी। लगेगा। और वो अगर दोषों की स्थिति रोग की तरफ बढ़ रही है तो वो पहले ही हमें पता लग जाएगा कि आने वाली स्थिति क्या है, आने वाला रोग कौन सा है। तो यानी डॉक्टर साहब, जो आने वाली बीमारी है, जो जिसकी संभावना है, जो हमें पता नहीं होता, उसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है। जी जी, बहुत इसके- महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब। जी जी। बताएं, और बताएं। जी, इसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। आयुर्वेद में ना जो बीमारी हमारे शरीर में लक्षण उत्पन्न होते हैं, सामने प्रकट होते हैं, उसका एक प्रोसेस है बिल्कुल जी। और वो सीक्वेंस है। जी तो दोष जो हैं वात पित्त कफ हैं, 3 दोष हैं। पहले इनका संचय होता है, फिर प्रकोप होता है, फिर प्रसर होता है, फिर स्थान संश्रय होता है, फिर व्यक्तावस्था यानी वो उसके लक्षण दिखने शुरू होते दिखने शुरू होते हैं, और फिर भेद अवस्था यानी जी। जिसमें कि हम ये जब पता बीमारी पड़ लगाते जाते हैं हैं। कि बीमारी हो गई है, जी। इसमें वात अधिक है कि पित्त अधिक है। तो मैं इसको उदाहरण एक और दूंगा इसमें कि जैसे हमने पतीली में दूध उबालने के लिए रखा, दूध उबल रहा है, पहले उसमें कम था दूध, अब और दूध हम डालते गए और इतना का डल गया, वो बढ़ गए दोष कि वो पतीली भर गई। जी। तो वो क्या हुआ? संचय। उसके बाद दूध गर्म हुआ, उबलने रहा है, और उबलने के बाद वो पतीली से बाहर निकल गया तो प्रकोप हो गया। फिर उबलने के बाद वो वहाँ से धीरे धीरे आगे नीचे फर्श पे गिरना शुरू हो गया और फर्श से आगे नीचे बहना शुरू हो गया, तो वो प्रसर हो गया, दोष आगे बढ़ रहे हैं। और फर्श में जहाँ गड्ढा होगा कहीं पर, वहाँ पर दूध क्या होगा? वहाँ वो रुक जाएगा, स्थान संश्रय, वहाँ पर वो जगह ले लेगा। उस जगह का दूध और कहीं नहीं जाएगा, वो गड्ढे में ही रहेगा, स्थान संश्रय। और आयुर्वेद का एक कॉन्सेप्ट है कि आयुर्वेद में अलग अलग हमारे जो शरीर में माइक्रो चैनल्स हैं, सूक्ष्म स्रोत होते हैं, जहाँ स्रोतों में यत् संगह खाय वगण्यात व्याधिस्तत्रोपजायते, जहाँ पर उनमें रुकावट होगी, खाली जगह होगी, वहाँ पर रोग पैदा होगा। तो वो दोष जब बढ़ते बढ़ते उस स्थिति में वहाँ तक पहुँचेंगे, वहाँ वो रोग का कारण बनेंगे और उसके बाद लक्षण उत्पन्न होंगे। तो वो 5वीं स्थिति आई जबकि लक्षण दिखने सामने लगे। आएंगे। जी। उससे पहले की 4 स्थिति का पता हम लगा सकते हैं नाड़ी नाड़ी देखकर। परीक्षण से। तो हम अगर आरंभिक अवस्था में हमें नाड़ी से दोषों की गति का पता लग जाता है, दोषों के विकार का पता लगेगा, तो हम क्या करेंगे? तब औषधि की ज़रूरत नहीं है। हम रोगी को कहेंगे, या स्वस्थ व्यक्ति अभी लक्षण नहीं हुए, हम उनको कहेंगे आप अपने खान पान में इन चीज़ों को सीमित कर लीजिए, ये चीज़ें बढ़ा लीजिए, इससे आपके दोष इस तरफ जा रहे हैं, तो वो बिना औषधि के वो ठीक हो जाएंगे और वो आने वाला जो रोग है वो आएगा नहीं, वो वापस चली जाएगी जो बीमारी आने वाली है। जी। डॉक्टर प्रवीण, आपने बहुत बढ़िया संदेश व्याख्यायित भी किया। आपने कहा कि स्वस्थ जो बीमार है उसको तो करवाना ही पड़ेगा। जब बीमार व्यक्ति आपके पास आएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, वैद्य के पास जाएगा, नाड़ी परीक्षक के पास जाएगा, तो नाड़ी परीक्षण तो होगा ही होगा। लेकिन आने वाली संभावित बीमारियों से इससे बचा जा सकता है या सचेत किया जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है नाड़ी परीक्षण से। मुझे लगता है ये सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। जी जी। अन्यथा आज का जो ट्रीटमेंट है, मॉडर्न जो साइंस का ट्रीटमेंट है, वो आपका सिम्टम्स के ऊपर, जब सिम्टम्स आने लगे, जो आपने कहा कि 5वीं स्थिति है, वो जब सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, तो वो 5वीं स्थिति में जो तब होता है। तो इसका तात्पर्य, कहने का तात्पर्य है डॉक्टर साहब आपका कि स्वस्थ व्यक्ति भी समय समय अंतराल के, निश्चित अंतराल के बाद जो है जरूर ये नाड़ी परीक्षण करवाए। चलिए डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल, इन दिनों जो आधुनिक अनुसंधान का युग है, डायग्नोसिस के या फिर जांच पड़ताल के, इन्वेस्टिगेशंस के बहुत सारे नए तरीके आ गए हैं, कारगर तरीके आ गए हैं, और जिसके ऊपर सभी लोग जो है, हमारी मेडिकल फर्टर्निटी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आज की तारीख में नाड़ी परीक्षण का क्या महत्व है? नाड़ी परीक्षण का महत्व घटा नहीं है बल्कि बढ़ा है, क्योंकि धीरे धीरे जो मॉर्बिडिटी रेट है, यानी जो व्यक्तियों के स्वस्थ कम हैं, अस्वस्थ ज़्यादा हैं, और उसके लिए
हर जगह पर परीक्षण के ऐसे साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध नहीं होते हैं जी। दूसरा, ये भी महत्वपूर्ण जी। इसके लिए किसी ऐसे उपकरण की ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें मशीन चाहिए, कोई जी। बिजली के उपकरण चाहिए। जी। सिर्फ रोगी चाहिए और नाड़ी परीक्षण वैद्य की ज़रूरत वैद्य की है, जरूरत जी। उन्हीं ने देखना है। और उस तरीके से कहीं दूर ऐसी स्थिति में जहाँ पर कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है, कोई ऐसी सामग्री उपलब्ध नहीं है, कोई ऐसा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये वहाँ पर भी उतनी ही कारगर है कि हम नाड़ी देखकर रोगी को बता सकते हैं या स्वस्थ व्यक्ति को बता सकते हैं कि उन्हें आगे क्या करने की ज़रूरत है, चाहे वो उनके आहार में हो, चाहे वो उनकी दिनचर्या हो, चाहे उनके जीवन में कुछ योग को शामिल करने की बात हो, प्राणायाम को शामिल करने की बात हो, जी। या कुछ और ऐसे छोटे मोटे उपाय हों जिससे कि वो अगर रुग्ण हैं तो स्वास्थ्य की अवस्था में आएँ, और अगर वो थोड़ा उस तरफ अभी बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ना बढ़ें बल्कि वापस पीछे आ जाएं और स्वस्थ ही रहें। जी। तो डॉक्टर साहब, आज के इस दौर में भी जब नवीनतम संसाधन है इन्वेस्टिगेशन के, जांच पड़ताल के, तब भी इसकी महत्ता है, ज़रूरत है, जैसे आपने कहा, कुशल नाड़ी परीक्षक की, एक आयुर्वेदाचार्य जो नाड़ी का परीक्षण में जिसका महारत है उसकी। और ऐसा नहीं है कि आज भी बहुत सारे आप जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सक जो है नाड़ी परीक्षण से लोगों की जांच पड़ताल करते हैं, उनके रोगों के निदान करते हैं और उपचार करते हैं। तो आज की तारीख में भी इसका महत्व तो है ही। चलिए डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल जो पहले मैं करने वाला था वो ये कि कोई ऐसी अवस्था, ऐसी कोई स्थिति भी है जब नाड़ी परीक्षण निषेध है या नहीं किया जाना चाहिए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी स्थिति है। और इस तरीके की कुछ अवस्थाएं होती हैं जिसमें कि नाड़ी परीक्षण ना किया जाए, क्योंकि ये कहा गया है कि सद्य स्नातस्य सुप्तस्य भुक्तस्य च क्षुत्रस्नातपशीलिनः व्यायाम श्रांत देहस्य सम्यक नाड़ी न बुध्यते। यानी ऐसा व्यक्ति सद्य स्नातस्य, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, उसकी नाड़ी ठीक से हमें देखनी नहीं चाहिए, क्योंकि नाड़ी की स्थिति ठीक नहीं बताएगी। जो सोया हुआ व्यक्ति हो, जिसको भूख ज़्यादा लगी हो, प्यास ज़्यादा लगी हो, इस व्यायाम श्रांत देह से, जिसने अभी अभी व्यायाम ज़्यादा किया हो, व्यायाम से थका हुआ हो, है ना, तो उसकी नाड़ी ठीक से हमें नहीं संदेश देगी, हमें जानकारी नहीं देगी। तो इसलिए यदि व्यक्ति कोई ऐसा तेज चलकर आया है और थोड़ी देर वो, तो उसको तुरंत उसकी नाड़ी ना देखें, बल्कि उसका आराम से उसको थोड़ी देर पहले विश्राम करवाएं, उसके बाद नाड़ी देखें। जैसे कि ब्लड प्रेशर हम देखते हैं आमतौर पर, कोई आदमी पैदल चलकर आया तो उसको 15-20 मिनट रिलैक्स करने के लिए कहते हैं, उसके बाद फिर उसकी नाड़ी देखी जाती है। जी। तो आपने कहा डॉक्टर साहब कि नाड़ी परीक्षण जो शुरू में हमने चर्चा की, किस समय उचित है, वो आपने कहा सुबह के समय उचित है, और कुछ ऐसी अवस्थाएं भी जिस समय नहीं किया जाना चाहिए, उस समय जो है वो अगर नाड़ी परीक्षण करेंगे तो कोई सटीक जो है आप वैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं उसकी। जी। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, नाड़ी परीक्षण आपने कहा कि इस जगह में कोई और स्थान भी है जहां नाड़ी परीक्षण किया जा सकता है और जगह में? जी जी, इसके लिए आचार्यों ने कई स्थान बताए हैं। जैसे एक गले की नाड़ी होती है, हमारे जो टखना होता है वहाँ की नाड़ी होती है, उसको भी देखते हैं, और कनपटी की नाड़ी भी देखते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी जो कलाई की नाड़ी है वो सबसे देखनी बड़ी सबसे आसान होती है। स्थान कई जगह में है डॉक्टर साहब, लेकिन आपने कहा कि जो कलाई की नाड़ी जिसका आपने उदाहरण दिया वो सटीक है। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी एक महत्वपूर्ण विषय पर दी, आपका स्टूडियो में आने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब आप अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।